Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, retired President of Air Force Association, Admiral D.K. Tripathi, Chief of Naval Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of Air Staff, Air Marshal Jagjit Singh, Senior Vice President, Air Force Association, यहाँ मौजूद अन्य सभी चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ, अन्य ऑफिशियल्स, वेटरन और उनकी फैमिलीज के मेंबर, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, आप जानते हैं कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारतीय वायुसेना को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से वायुसेना भारत की सुरक्षा में तत्पर है, उसे देखकर हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और निश्चिंत रहता है। हमें इस बात का संतोष रहता है कि आपकी छाया में हमारा पूरा देश सुरक्षित है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका शौर्य इसी प्रकार आसमान की ऊंचाइयों को छूता रहे। आज आपने जो यहां पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए विषय रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन फोर्स, मैं समझता हूं कि यह विषय न केवल हमारी एयरफोर्स की अब तक की पूरी यात्रा को अपने भीतर समेटता है, बल्कि यह आने वाले समय में इसकी भूमिका को और सशक्त करने के डिस्कोर्स को भी हमारे सामने रखता है। ऐसे कंटेम्पोररी और रेलेवेंट टॉपिक के सिलेक्शन के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में अपनी बात रखने का अवसर आप सबने दिया है। यह हम सबका सौभाग्य है कि अर्जन सिंह जी जैसे विजनरी मिलिट्री लीडर्स इस देश में पैदा हुए। उनकी लीडरशिप, उनका विजन और देश के प्रति उनका समर्पण इनक्रेडिबल रहा है। वो अपने दौर के एक विजनरी मिलिट्री लीडर तो थे ही, उनका विजन आज भी उतना ही रेलेवेंट है और आज भी वह भारतीय वायुसेना के लिए और हमारे युवाओं के लिए किसी
इंस्पिरेशन से कम नहीं है। उनकी जीवनी अपने आप में इतनी मोटिवेटिंग है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक हम सभी को इंस्पायर करती रहेगी। मैं देख रहा था कि केवल 19 साल की उम्र में ही उनका सिलेक्शन प्रतिष्ठित रॉयल एयरफोर्स कॉलेज के लिए हुआ था और वहां उनका प्रदर्शन इतना उत्कृष्ट था कि उन्होंने अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। फिर उसके बाद जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, उसमें उनके स्क्वाड्रन को इम्फाल भेजा गया था, जहां पर उन्होंने अराकान अभियान के दौरान असाधारण नेतृत्व का परिचय दिया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को आजादी के इस ऐतिहासिक अवसर पर अर्जन सिंह जी ने 12 टेम्पेस्ट विमानों के साथ एक भव्य फ्लाई पास्ट का भी नेतृत्व किया था। साथियों, लोगों के पास आर्म फोर्सेज में आने के अलग अलग कारण हुआ करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बने ही आर्म फोर्सेस के लिए होते हैं। अर्जन सिंह जी वैसे ही थे और इसका पता हमें इस बात से भी चलता है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो उन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट किया था कि मुझे मोर्चे पर भेजा जाए, मैं जंग में जाना चाहता हूं। वह समस्याओं से भागने वाले व्यक्ति नहीं थे, वह समस्याओं का डटकर सामना करते थे। शायद यही कारण है कि आज इतिहास में उनका एक विशिष्ट स्थान बना हुआ है। साथियों, इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतिहास का हिस्सा भी होते हैं और इतिहास का निर्माण भी करते हैं। अर्जन सिंह जी उनमें से एक थे। 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जो उनकी भूमिका रही है, उससे हम सब अच्छी तरह परिचित हैं। यह उनकी विजनरी लीडरशिप का ही उदाहरण था कि महज 1 घंटे के अंदर इंडियन एयरफोर्स की दुश्मन के खिलाफ काउंटर अटैक उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इस महत्वपूर्ण युद्ध में उनकी इनक्रेडिबल लीडरशिप और विशिष्ट सेवा के लिए अर्जन सिंह को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बाद में 1966 में चीफ ऑफ एयर स्टाफ से प्रमोट कर उन्हें एयर चीफ मार्शल बनाया गया और अर्जन सिंह जी भारतीय वायुसेना के इतिहास में इस प्रतिष्ठित पद पर प्रमोट होने वाले पहले अफसर बने। साथियों, वैसे तो उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए, मैं मानता हूं कि वह कम है। उनके बारे में कई आर्टिकल्स भी लिखे जा सकते हैं, कई किताबें भी लिखी जा सकती हैं, कई इंडिपेंडेंट लेक्चर्स भी किए जा सकते हैं। फिर भी कुछ बहुत सारी बातें छूट जाएंगी, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था और उनके काम का जो दायरा था वह इतना विस्तृत था कि उसे कुछ शब्दों में बांध पाना यह लगभग असंभव है। आज भी भारतीय वायुसेना पर उनकी छाप हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है और यह बात भी एक हद तक सही है कि जब भी कोई संस्था सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाती है तो उसमें उसके फाउंडिंग फादर्स के विजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो विजन, जो इथोस उन्होंने हमें दिया था, वह आज इंडियन एयरफोर्स के प्रोफेशनलिज्म और परफॉर्मेंस में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज यदि हमारी सेना दुनिया की सशक्त वायु सेनाओं में से एक है तो इसके पीछे कहीं न कहीं उनके विजन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों, जब भी मैं इंडियन फोर्स से जुड़े हुए किसी इवेंट में आता हूं तो स्वाभाविक रूप से मेरे जहन में वायुसेना का इतिहास चलने लगता है। इंडियन एयरफोर्स की यात्रा अपने आप में एक कहानी है। कहानी नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि यह इपिक है, एक एस्पायरिंग इपिक, एक इंस्पिरेशनल इपिक और एक ट्रांसफॉर्मेशनल इपिक, जो सिर्फ आसमान में उड़ान भरने की नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा के सपनों को हकीकत में बदलने की यह एक गाथा है। साथियों, आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद किन परिस्थितियों में हमारी एयरफोर्स आगे बढ़ी है। कितने कम रिसोर्सेस के साथ हमने एक नई शुरुआत भी की है। न जाने कितनी कठिनाइयां हम सबको झेलनी पड़ी हैं, लेकिन उन तमाम समस्याओं को झेलने के बाद भी हमारी एयरफोर्स कहीं रुकी नहीं, कहीं थमी नहीं, बल्कि लगातार और सशक्त होती चली गई। इसमें नए नए मजबूत विंग्स जुड़ते गए। 1965 की जंग हो या 1975 की जंग हो, गोवा लिबरेशन ऑपरेशन या फिर 1999 की कारगिल वार हो, ऐसे अनेक मौके आए हैं
जहां इंडियन फोर्स एक डिसाइसिव फैक्टर के रूप में उभरी है। आज स्थिति यह है कि हम दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्सों में से एक हैं। आज हमारी एयरफोर्स बेहद मजबूती के साथ हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रांग पिलर के रूप में काम कर रही है। साथियों, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह मुद्दा हुआ करता है। कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर पाता है जब उसकी सीमाएं सुरक्षित हों और जब वह आंतरिक रूप से सिक्योर हो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में मुझे भी कुछ न कुछ अपना योगदान करने का अवसर मिला है, पहले गृह मंत्री के रूप में और अब रक्षा मंत्री के रूप में। मेरा प्रयास रहा है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ रखा जाए। यह विषय हमेशा मेरे मन के करीब रहा है। अपने इस प्रयास के दौरान मेरी अपनी एक समझ बनी कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर मेरा खुद का एक अलग विजन बना है और अपनी उस समझ और विजन के आधार पर मैंने बहुत सी बातें सीखी भी हैं यहां आकर 11 वर्षों के अंदर। और अब उन्हीं को आधार बनाकर मैं अपनी तरफ से कुछ बातें आपके सामने भी यहां रखना चाहूंगा। आज कंटेम्पररी वर्ल्ड में हो रहे 2 प्रमुख चेंजेज पर मैं आपसे खास बातचीत करना चाहूंगा। इन दोनों चेंजेज ने आज विश्व को एक ऐसे डायनेमिक और अनसर्टेन दौर में लाकर खड़ा कर दिया है जो पहले कभी नहीं था। पहला मुद्दा है कि दुनिया भर में जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक तरीके से जो बदलाव आ रहे हैं और जिस तरह से पावर इक्वेशंस में परिवर्तन हो रहे हैं, वो हमारे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उन्हें हमें किस तरह से देखना चाहिए। और दूसरा मुद्दा यह है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहा ट्रांसफॉर्मेशन हम पर किस तरह से असर डाल रहा है। मैं पहले मुद्दे से अपनी बात की शुरुआत यहां करना चाहूंगा। साथियों, आज अगर हम पूरी दुनिया को एक हॉलिस्टिक नजरिए से देखें तो हमें कई सारे परिवर्तन दिखते हैं। यदि पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो यह परिवर्तन और तेज हुए हैं। एक तरफ तो कई पुराने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में तनाव की स्थिति दिख रही है, कई पुराने इंटरनेशनल अलायंसेस टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ नए नए स्ट्रेटेजिक इक्वेशन या अलायंसेस बनते हुए भी हमें दिखाई दे रहे हैं। यह जो फ्लूइड ग्लोबल ऑर्डर है, इसके कई सारे इंपैक्ट भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके जो इकोनॉमिक इफेक्ट हैं वह एक पूरा अलग विषय है, लेकिन मैं यहां आपसे इस फ्लूइड ग्लोबल ऑर्डर के सिक्योरिटी सिनेरियो पर बात करूंगा जो हमारे अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं। साथियों, अभी कुछ वर्ष पहले तक वैश्विक सुरक्षा को अलग अलग खेमों में बंटा हुआ देखा जाता था। उन अलग अलग खेमों के अनुसार हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी भी इन्फ्लुएंस स्वाभाविक रूप से होती रहती थी। हालांकि भारत का हमेशा से एक पॉजिटिव इंस्टांस रहा है। भारत कभी किसी गुट या किसी खेमे का सदस्य नहीं रहा है। हमने हमेशा अपनी सॉवरेन और इंडिपेंडेंट पॉलिसीज का निर्माण किया है और उसे अपनाया भी है। लेकिन आज की दुनिया थोड़ी अलग है। आज आप देखिए कि 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जाता है। इस कारण 20वीं सदी की जो क्रॉस अटलांटिक पावर इक्वेशंस थी वह अब शिफ्ट होकर एशिया की ओर हमारे नजदीक आ गई हैं और इंडो पैसिफिक रीजन आज स्ट्रेटेजिकली दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यह बनकर उभरा है। और यह जो परिवर्तन हमें देखने को मिला है, इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे नेशनल सिक्योरिटी के साथ है। मेरे कहने का यह अर्थ है कि इन शिफ्टिंग जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस का हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ जितना डायरेक्ट इंटरेस्ट आज है उतना पहले कभी नहीं था। और यह जियो स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए किस प्रकार के चैलेंजेस ला रही है और हम इन्हें किस प्रकार से हैंडल करने के लिए तैयार हैं, यह आज हमारे सामने एक प्रमुख मुद्दा है। सरकार और पॉलिसी मेकर्स इस दिशा में अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें इंडियन एयरफोर्स का योगदान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है वह टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का है। अभी मैंने जिन परिवर्तनों की बात नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर की है
उसी प्रकार के परिवर्तन डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हमें स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। बल्कि मैं तो यह कह सकता हूं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं वह बाकी सारे परिवर्तनों से कहीं अधिक तेजी से हो रहे हैं। पूरी दुनिया ने पिछले 200-300 वर्षों में जितनी प्रोग्रेस नहीं की, उससे कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पिछले 15-20 वर्षों में हमको देखने को मिली है। इतनी तेजी से तो इंसान तक नहीं बदले जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। आज दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। यदि आप उन पर नजर डालें तो आपको एक कॉमन बात देखने को मिलेगी, वह यह है कि टेक्नोलॉजी की वजह से वारफेयर के तरीके अब कहीं ज्यादा तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। वारफेयर में अब ज्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी और लिथैलिटी दोनों को मिल रही है। वैसे तो डिफेंस टेक्नोलॉजी लैंड, मैरीटाइम तथा एयर सभी डोमेन्स में परिवर्तन ला रही है, परंतु एयरफोर्स में इन परिवर्तनों का इंपैक्ट कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है। टेक्नोलॉजी आज हमारे एरियल वारफेयर के नेचर और कैरेक्टर में लगातार यह बदलाव ला रही है। आज का एरियल कम्बैट डोमेन जमीन से कुछ फीट ऊंचाई से लेकर स्पेस डोमेन तक फैल चुका है। सर्वेलेंस ड्रोन से लेकर स्पेस मिलिट्री स्टेशन तक न सिर्फ एरियल कम्बैट डोमेन में विस्तार हुआ है, बल्कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में भी हाल के समय में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी भी हुई है। इसमें हमें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पूरा युग ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिवॉल्यूशनरी ब्रेक थ्रो का युग है। आए दिन हमें ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं जो महज कुछ महीने या कुछ वर्षों पहले तक एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर उसके कई सारे एप्लीकेशंस ने आज पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। साथियों, डिफेंस के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल तेजी से बढ़ा है और बढ़ने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा हाइपरसोनिक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, क्वांटम कंप्यूटिंग इत्यादि ने भी वारफेयर को और ज्यादा अनसर्टेन बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का मिलिट्री ऑपरेशन में इस्तेमाल भी यह एक चैलेंज लेकर आया है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल का मिलिट्री रोल में इस्तेमाल भी एक चैलेंज पेश कर रहा है। साइबर और स्पेस तथा इस तरह की अनेक टेक्नोलॉजी ने वारफेयर में एक नया अनकन्वेंशनल कंपोनेंट जोड़ा है। हालांकि कई बार मैं यह भी सोचता हूं कि हम जिन्हें कल तक वारफेयर या का अनकन्वेंशनल तरीका मान रहे थे, क्या वे आज वास्तव में अनकन्वेंशनल रह गए हैं? तेजी से हो रहे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के मद्देनजर ये अनकन्वेंशनल मेथड तेजी से कन्वेंशनल रियलिटी का रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज की यह स्थिति बताती है कि वारफेयर का जो पुराना हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम था, वह अब सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम की ओर आगे बढ़ रहा है। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमें अभी देखने को मिल रहे हैं, इसका आकलन करके एक बात तो निश्चित रूप से कही जा सकती है, और वह यह कि आने वाले समय में वारफेयर भी सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम पर ज्यादा डिपेंड करेगा। साथियों, कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां चाहे जियो स्ट्रेटेजिक हों या टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की हों, दोनों परिस्थितियां आज पहले की तुलना में कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स हैं। इसलिए आज जब हम सिक्योरिटी पाथवेज के नए नए फॉर्मुलेशंस का प्रयास करते हैं या फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन का प्रयास करते हैं, तो हमें दोनों एस्पेक्ट्स पर, दोनों पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चाहे शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर हो या टेक्नोलॉजिकल चेंजेज, दोनों ने हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाला है। आज हमारी सीमाएं, चाहे वह नॉर्दर्न बॉर्डर हो, वेस्टर्न बॉर्डर हो, ईस्टर्न बॉर्डर हो या फिर इंडो पैसिफिक हो, यह कहीं ज्यादा वल्नरेबल हैं। हालांकि इन सीमाओं पर चैलेंजेस पहले भी थे, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हालिया परिस्थितियों को देखते हुए यह और ज्यादा इंटेंस हो गए हैं।
लेकिन मुझे आपसे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 10-11 वर्षों में हमारी सरकार ने इन सिचुएशन को न सिर्फ अच्छे से समझा है, बल्कि उनके अकॉर्डिंग स्टेप्स भी उठाए हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में हमारी सरकार आई। उस समय ही प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजनरी अप्रोच दिया, जिसको फॉलो करते हुए हमने काफी सारी अनसर्टेनिटीज को टैकल करने की शुरुआत की थी। यदि हमारी सरकार द्वारा उठाए गए स्टेप्स की मैं बात करूं तो उसमें तो लंबा समय लग जाएगा, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु की बात यहां पर जरूर करना चाहूंगा, और वह बिंदु है आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का। आत्मनिर्भरता के अपने प्रयासों के माध्यम से हमने अपने आर्म्ड फोर्सेस, खासकर एयरफोर्स के ट्रांसफॉर्मेशन का बीड़ा उठाया हुआ है। और हम इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा आउटसोर्सिंग के दम पर लंबे समय तक नहीं चल सकता है। यहां आउटसोर्सिंग से मेरा आशय है इंपोर्ट डिपेंडेंस। वह कहीं न कहीं हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर रहा था। हमें अब डिफेंस सॉवरेनिटी की ओर जाना था और हमने उसके ऊपर कार्य करना यह प्रारंभ किया है। इसलिए हमने देश के अंदर ही डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष बल दिया है, जिसके सकारात्मक परिणाम आज हमें देखने को मिल रहे हैं। आज न केवल पब्लिक सेक्टर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का अनपैरेलल्ड ग्रोथ हुआ है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ चढ़कर आज हिस्सा ले रहे हैं। जैसे जैसे डिफेंस प्रोडक्शन का क्षेत्र हाई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होता जा रहा है, वैसे वैसे स्टार्टअप्स और एमएसएमईज की भूमिका भी तेजी से बढ़ती जा रही है। ये डिफेंस इनोवेशन के बैकबोन साबित हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्रिएटिविटी और एजिलिटी तो है ही, उसके साथ साथ इनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता भी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हाई टेक वारफेयर में प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज की भूमिका और अधिक बढ़ने वाली है। साथियों, इंडियन एयरफोर्स ने जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता के हमारे प्रयास को सपोर्ट किया है, वह सराहनीय है। एविएशन सेक्टर में आत्मनिर्भरता लाने में इंडियन एयरफोर्स का निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे जानकर खुशी हो रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने आईडेस स्कीम्स, मेक कैटेगरी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जो अभी डेवलपमेंट के विभिन्न स्टेजेस पर हैं। इंडियन एयरफोर्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ावा देने की ओर उठाया गया यह कदम सराहनीय है। साथियों, आज के टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के दौर में एरोस्पेस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हाईटेक तथा नीश टेक्नोलॉजी फील्ड है। इसे ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स आज उपलब्ध मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अडॉप्टेशन पर ध्यान तो दे ही रही है, इसके साथ ही नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट की दिशा में भी काम कर रही है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने डीआरडीओ, एडीए, एचएएल और बीएल जैसी संस्थाओं के साथ में मिलकर जिस तरह से काम किया है, वह काबिले तारीफ है। साथियों, मैं यहां एक और बात आपसे बताना चाहूंगा। एयरफोर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एरो इंजन डेवलपमेंट हमारी सरकार की प्रायोरिटी एरिया है। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। हमने सभी अवेलेबल ऑप्शंस को अच्छी तरीके से एनालाइज करके एक डिसीजन की ओर बढ़ने का प्रयास किया है। हमारी कोशिश है कि यह इंजन को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के मॉडल पर फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ भारत में ही बने। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जल्दी ही इस लक्ष्य को हम हासिल करके रहेंगे। साथ ही यह हमारी स्पेशल ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप हो। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम जल्द ही क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाले हैं या करने वाले हैं। और साथ ही हमारी यह भी कोशिश रही है कि हमने जो भी प्लेटफॉर्म्स इक्विपमेंट देश के अंदर डेवलप किए हैं, उनके इंडिजिनस कंटेंट में भी लगातार वृद्धि होती रहे। और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि यह सारी चीजें हो भी रही हैं।
5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और LCA Mark II के डेवलपमेंट पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। LCS प्रचंड के एडिशनल नंबर्स की प्रोक्योरमेंट को सरकार से स्पेशल अप्रूवल भी हाल में मिल चुका है। LCA Mark I के एडिशनल ऑर्डर्स अभी प्रोग्रेस में हैं। इसके अलावा कई एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काफी हद तक सेल्फ रिलायंस अचीव की जा चुकी है। यदि मैं उनके नाम गिनाऊं, अस्त्र मार्क II, प्रलय, स्मार्ट, एंटी फील्ड वेपन, यंजी एंटी रेडिएशन मिसाइल तथा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कई वेपन सिस्टम प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस पर ये हैं। साथियों, हमारे साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और डेवलपर्स के ने आत्मनिर्भरता के हमारे प्रयासों को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रचंड, आकाश और ब्रह्मोस एयर डिफेंस वेपन्स जैसे इक्विपमेंट भारतीय डिजाइनर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की कैपेबिलिटी के शाइनिंग एग्जाम्पल्स हैं। साथियों, इन सारी बातों का जिक्र मैंने इसलिए किया है ताकि मैं यह बात आप अंडरलाइन कर सकूं कि हमारे एयरफोर्स ने बदली परिस्थितियों के अनुसार खुद को अपडेटेड रखा है। हमारी सरकार भी इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर पूरी तरह से कमिटेड है। हमारा यह कमिटमेंट है कि भारतीय वायुसेना को इस पूरे रीजन में एक डोमिनेंट पावर के रूप में एस्टैब्लिश किया जाए। आत्मनिर्भरता की हमारी जर्नी एक शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी है। इसके लिए कमिटमेंट, कोलैबोरेशन और यूनिफाइड विजन आज के वक्त की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार यह इंश्योर कर रही है कि भारतीय वायुसेना की आज की और भविष्य की जो भी आवश्यकता है वह पूरी तरह से फुलफिल हो। आसमान में जो आपकी उड़ान है वह और भी ज्यादा ऊंची हो। जब हमारी वायुसेना वेल इक्विप्ड होगी, जब हमारी वायुसेना मजबूत होगी, जब हमारी वायुसेना हाईली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होगी, तो निश्चित रूप से भारत की नेशनल सिक्योरिटी भी इन्हांस होगी और वैश्विक पटल पर भारत एक चमकते सितारे की भांति उपस्थित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय वायुसेना अपनी फॉर्मिडेबल लेगेसी को हमेशा बनाए रखेगी। अर्जन सिंह जी जैसे हमारे पूर्वजों का जो सपना था, एयरफोर्स उस सपनों को साकार करेगी और आने वाले समय में अपने मोटो यानी नवः स्पृशम दीप्तम को साकार करते हुए दुनिया की सबसे सशक्त वायुसेना के रूप में उभरेगी, ऐसा मेरा विश्वास है और इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। साथियों, आज इस सभा में हमारे वेटरन्स भी मैं देख रहा था मौजूद हैं और आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इंडियन एयरफोर्स जिस ताकत और रेजिलियंस के साथ एक डोमिनेंट एयरफोर्स की तरफ उभरी है, इसमें आप सबका अपने अपने कार्यकाल के दौरान एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उसकी सराहना करता हूं। यह आपकी फोरसाइट और गाइडेंस ही है जिसने इंडियन एयरफोर्स को इस ऊंचाई तक लाकर खड़ा किया है। इसी और आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी को भविष्य के लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे यहां आमंत्रित किया, अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस अंत के बाद भी एक अंत है। अंत में सीमा पार से समर्थित आतंकी घटनाओं के संदर्भ में, सीमा पार से समर्थित आतंकी घटनाओं के संबंध में अपनी एक बात रखते हुए मैं अपना निवेदन यहां समाप्त करना चाहूंगा कि हिस्ट्री इज विटनेस टू द विदरिंग अवे ऑफ द नेशंस, not due to the action of the adversary, but due to the result of their own misdeeds. I hope people across the border look at lessons of history more closely. इतिहास गवाह है कि राष्ट्रों का पतन उनके दुश्मनों की हरकतों की वजह से नहीं, बल्कि उनके अपने कुकर्मों की वजह से हुआ है। मुझे उम्मीद है कि सीमा पार के लोग इतिहास के लेसन्स को बड़े करीब से देखेंगे,